अस्सलाम वालेकुम। मैं आज मुखातिब हूँ ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट्स और व्यूवर्स से। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा होगा, बहरिया टाउन की एनओसी के हवाले से लेकर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर दिया गया है और बहुत से यूट्यूबर्स ने ऐसे ऐसे थंबनेल्स लगाए हैं जिससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस बहरिया टाउन तबाह बर्बाद हो गया है, बहरिया टाउन डूब गया है या बहरिया टाउन फिनिश हो गया है। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स की। उनको अपने लाइक्स बढ़ाने होते हैं, अपना व्यूअरशिप बढ़ानी होती है, तो वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करते हैं। आज मैं, चूँकि हमारा ताल्लुक एक एजुकेशन इदारे से और रियल एस्टेट पर मुख्तलिफ कोर्सेज ऑफर करते हैं, इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसा हिडन ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊँगा, जो एक्सपोज करूँगा, जिससे आपको बहरिया टाउन के एनओसी के हवाले से राय कायम करने में आसानी होगी। सबसे पहले तो बुनियादी तौर पर ये जो डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के अंदर राइज किया है और जो जुर्माना बहरिया टाउन पे हुआ है, इससे पहले कि हम थोड़ा सा उसके डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि बहरिया टाउन की जो ज़मीन है वो कहाँ पर है और किस तरह थी, इसका स्टेटस पहले क्या था और अब इसका स्टेटस कन्वर्ट होकर क्या हुआ है। नाज़रीन, लैंड के मैटर्स में, रेवेन्यू लैंड की ज़मीन में एक इकाई होती है देहा। देह जो है बेसिकली एक ऐसी जुरिडिक्शन है देह की, जो अंग्रेज़ के ज़माने से होती हुई चली आ रही है और उसने एक हिडन बाउंड्रीज जो है वो देहा की लाइन अप कर दी थी और इसको आइडेंटिफाई कर दिया था। यानी कि ये समझ लें कि कोई इलाके की जो हदूदबंदी होती है, एक इलाके की जो हदूदबंदी होती है, वो बंदी जो है अंग्रेज़ ने आज से 100 साल पहले ही इसको हदूदबंदी कर दी थी। उसके अंदर जो देह है, जो बहरिया टाउन जो एग्जिस्ट करता है, वैसे तो ये देह पूरे कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान तक जो है ये मुख्तलिफ शेप एंड शक्लों में मौजूद हैं। अगर हम कराची के डायनेमिक्स में बात करें तो ये देहा कॉन्कर है। बेसिकली बहरिया टाउन की जो ज़मीन है, देहा कॉन्कर, देहा लांगेर जी का इसके अंदर कुछ हिस्सा है। अब ये देहा क्या है, आपके मेरा आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर एक इमेज आ रही होगी और आप इसमें देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ इसके अंदर कुछ लाइनें बनी हुई हैं, कुछ क्रॉसेस बने हुए हैं। तो बुनियादी तौर पर एक देह में मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनें आती हैं, जिसमें सर्वे ज़मीन होती है, नाक्लास होती है, कबूली ज़मीन होती है, सकनी ज़मीन होती है, नाकबूली ज़मीन होती है। इस तरह की ज़मीनों की मुख्तलिफ अक़साम के साथ साथ फिर इस मैप के अंदर टीले, पहाड़, नदी, नाले, कब्रिस्तान, ये सारे मेंशन होते हैं। और ये चूँकि पुराने मैप बने हुए हैं और ऑलरेडी ये sinzameen.gus.p के ऊपर आपको ये मैप मिल भी जाएंगे। अगर मैप को आप बगौर जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें, इस देह में जो कॉन्कर है, उसमें आपको सर्वे ज़मीन भी मिलेगी, यानी जो प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट ओनर्स की ज़मीन होती है, वो भी मिलेगी। वो प्राइवेट ज़मीनें हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अलॉट हुई। और कुछ आपको वहाँ बहुत सारी ज़मीन आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ओपन स्पेस नज़र आ रही होगी। ये नाक्लास ज़मीन है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में सरकारी ज़मीन कहते हैं। जब भी कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करता है या वो ज़मीन एक्वायर करता है, तो उसकी ज़मीन की सराउंडिंग में उसको नाक्लास ज़मीन भी उसको मिल सकती है और सर्वे ज़मीन भी होती है। जब वो सर्वे ज़मीन ख़रीदता है, उसके दरमियान में सरकारी ज़मीन के ऐसे टुकड़े जो अलॉट नहीं हुए थे, वो भी आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्विजिशन लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत, अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी नाक्लास ज़मीन आ जाती है, तो ये बिल्डर का पहला राइट होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है उसको पहला हक देता है कि ये ज़मीन उसकी मिल्कियत में जा सकती है, उसको अलॉट हो सकती है। तो एक बात तो तय है कि अगर बहरिया टाउन की सराउंडिंग में जितनी भी नाकला ज़मीन है, उसका मालिक जो है वो बहरिया टाउन है। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ थोड़ी सी आइडेंटिफाई करूँगा कि ये जो नाकलास लैंड जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलॉट करता है या किसी बिल्डर को देता है, ये सिर्फ और सिर्फ रफ़ाई मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है, पब्लिक वेलफेयर के इस्तेमाल हो सकती है। आपने देखा, इसका मुशाहिदा किया होगा कि बहरिया टाउन में इतनी जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मेन जिना एवेन्यू है, पार्क है, मस्जिद है, मदरसे, बहुत बड़े बड़े जो है ना वो पार्क्स बने हुए हैं, हॉस्पिटल्स के प्लॉट हैं, एमिनिटी प्लॉट्स हैं, ग्रैंड मॉस्क के स्टेडियम बन रहा है। ये सारी वो ज़मीनें हैं जो सरकारी ज़मीन ली हुई है एक कानून के तहत बहरिया टाउन ने, और उसके ऊपर वो एमिनिटीज़ को डेवलप कर रहा है। तो ये इसके अंदर ये बात करना है कि ये कब्जे की ज़मीन है, सरकारी ये है वो है। जहाँ तक प्राइवेट लैंड है, जो सर्वे ज़मीनें हैं, वो डेफिनेटली परचेज की जाती हैं प्राइवेट ओनर से, या जो खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर, या जो अपने बहुत से पुराने जो गांव वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर देहा कॉन्कर को मैं कोई पिछले 25-30 सालों से जानता हूँ, चूँकि उतना बड़ी ज़मीनों का काम है हमारा। तो वहाँ ऐसे कोई खेती बाड़ी
या इस तरह की चीज़ें जो है ना पहले होती थी ना हो सकती थी, क्योंकि वो इलाका पूरा एक बंजर टाइप का इलाका था और वहाँ कोई क्या कुछ चंद जगहों पर कुछ गोट आबाद थे जिनको फिर वेरिया टाउन ने एक्वायर किया किसी भी तरीके से, ये एक अलग बहस है। तो अगर इसको डायनेमिक्स को देखा जाए ज़मीन की जो वेरिया टाउन की जो लैंड है, तो ये है कि ये मिक्सअप है सरकारी ज़मीन और अब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मसला था वो यही था, सरकारी ज़मीन चूँकि एक्वायर की थी, वेरिया टाउन ने शायद एमडीए को पेमेंट नहीं की, एमडीए ने आगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेमेंट नहीं की, तो ये एक तरह से एक क्लेम कन्वर्ट हुआ मार्केट में और केस चला और उस केस की बेस के ऊपर जो है वो पेनल्टी दी। अच्छा सर नाज़रीन, मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करूँ कि ये जो सरकारी ज़मीन होती है जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अलॉट करता है, इसके रेट बहुत कम होते हैं। आमतौर पर अगर आप देखते हैं कि किसी भी को प्लॉट की या किसी घर की वैल्यूएशन देखी जाती है, तो आप देखते हैं कि इसकी डीसी वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है, एफबीआर वैल्यू अलग होती है। तो ये जो डीसी वैल्यू है या एफबीआर वैल्यू है, ये कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि नाखिलास ज़मीन जो है उसको 1 लाख रुपए एकड़, 1.5 लाख रुपए एकड़, 2 लाख रुपए एकड़ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसी भी बिल्डर को अलॉट करता है। ये कोई करोड़ों में नहीं होती। तो मगर चूंकि शर्त वही होती है कि बिल्डर वो लैंड पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ करेगा, इसलिए इसकी ज़मीन की कीमत जो है वो कम होती है। यहाँ बिल्कुल वही सिनेरियो है। वेरिया टाउन ने उस ज़मीन को जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया। मुख्तलिफ रफाई प्रोजेक्ट्स हैं उनके विद इन द वेरिया टाउन। तो यहाँ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, इसके बाद फिर हम आते हैं जैसे कि एक चीज़ और भी मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो रही है कि डीए इसको वेरिया टाउन को कोई एक्वायर कर लेगा या वेरिया टाउन एसबीसीए जिसने एनओसी कैंसिल की है वो उस पर कब्जा कर लेगा। और ये कि यहाँ एसबीसीए की एनओसी की अगर क्रेडिबिलिटी की बात करें नाजरीन, ये एक ऐसा इदारा है जो आज से कुछ साल पहले तक कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहलाता था। इसके बाद इसकी ज्यूरिडिक्शन पूरे सिंध तक फैल गई है। इसका बुनियादी मकसद इस इदारे का ये था कि वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एनओसी इशू करें। इससे पहले एक एमपीजीओ डिपार्टमेंट है, मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स। ये एक ऐसा इदारा है जो ये देखता है किसी भी बिल्डर को जब एनओसी इशू करता है तो देखता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 5-7 सालों में वो कहाँ तक, इनके पास जो फंड्स आ रहे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहाँ तक डेवलप कर पाएगा। इसकी बेस के ऊपर फिर एसबीसीए जो है ना फाइनल 2 एनओसी इशू करता है, एसबीसी फॉर एडवर्टाइजमेंट और एनओसी फॉर सेल। अगर आप दोनों चीज़ों को देखें तो एनओसी फॉर सेल तो बहरिया टाउन को ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसका प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। एनओसी फॉर पब्लिसिटी की ज़रूरत उसको नहीं है कि ऑलरेडी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहरिया टाउन में जितना बड़ा स्टेक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, पाकिस्तानियों का भी नहीं है। तो एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है जो अरबों नहीं खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पर एक थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए, वहाँ कोई भी अथॉरिटी इसको कब्जा नहीं कर सकती। एक मैंने रोमर और भी सुनी थी कि ये डीएचएस को टेक ओवर कर लेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी प्रोजेक्ट को डीएचए ने टेक ओवर किया हो या किसी और अथॉरिटी ने टेक ओवर किया हो ही नहीं सकता, लीगली पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बहरिया टाउन को टेक ओवर कर सके। तो ये चांस तो बिल्कुल ख़त्म हो गया कि अब जहाँ तक उसकी लीगलिटी की बात है तो एसबीसी का एनओसी जो कैंसिल हुआ है वो कब इशू हुआ है और कितने अर्से पहले इशू हुआ, ये भी सब बहुत से लोग अवेयर हैं इस मामले में। उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि इसकी वजह से कोई प्रोजेक्ट डंप हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, लोग लूटमार मचेगी और जो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू एसबीसीए बाय लॉज भी जो है ये एसबीसीए ये सब यही कर सकता है और ये रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, माजी में कराची में बेशुमार ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, बिके, लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कर दी, लोगों ने कब्जे ले लिए, अपने घर बना लिए। इसके बाद अखबार के अंदर एक पब्लिक नोटिस आता है एसबीसीए का कि जी इस प्रोजेक्ट की एनओसी कैंसिल कर दी है एसबीसीए ने। ये खबर आती है, इसके बाद खबर दब जाती है और इसके बाद कुछ अर्से के बाद उसकी एनओसी रिस्टोर हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर जो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ, इस तरह का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बहरिया टाउन को कुछ भी नहीं होने वाला। बहरिया टाउन में लोग सुकून से पुरसुकून से रह रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो आप हरगिज़ इस वक्त उसको पैनिक या डर खौफ की वजह से सेल ना करें। और ये वक्ती तौर पर है, आप कुछ महीनों के बाद देखेंगे
ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। राजीव, जैसा कि मैंने अभी आपसे बात की, जो हमारा टॉपिक था कि कब और कैसे इसकी एनओसी बहाल होगी, तो कब का तो मैं आपको कंफर्म आंसर दे रहा हूँ कि ये विदिन 4 से 5 महीने में आप खबर देखेंगे कि ये बैक हो गया और एनओसी इसकी रिस्टोर हो गई है। कब और कैसे, तो कैसे का जवाब मैंने आपको दे दिया है कि ये जो है कब होगी। तो मेरा खुद अपना इन्वेस्टमेंट है बहरिया टाउन में। मैं बड़े वसूख के साथ आपको कह सकता हूँ कि चूंकि हम 35 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लोगों को टीच कर रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स वो अच्छी तरह समझते हैं कि ये क्या मामला हैं और किस तरीके से वो जो है वो इसको हैंडल होने हैं, और बिल्कुल ये हैंडल हो जाएंगे और कंट्रोल हो जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इस वक्त इंटरम गवर्नमेंट है, उसके अपने टारगेट्स हैं। सारे जो पहले गवर्नमेंट थी, ये सारे एनओसीज वगैरह पुरानी गवर्नमेंट के दौर में जो है ये इशू हुए थे। अब इंटरम गवर्नमेंट आई है, इस वक्ती तौर पे इलेक्शन इनका टास्क है, इलेक्शन करा के इनको जाना है। तो ये इनके अपने भी कुछ टारगेट हैं जिसकी वजह से इस तरह की खबरें मार्केट में फैलाकर पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। मैं बड़े दावे के साथ, बड़े चैलेंज के साथ ये बात आपसे कर रहा हूँ। पिछली पूरी 30-35 साल की हिस्ट्री है कि ये एनओसीज कैंसिल होते रहते हैं, रिस्टोर होते रहते हैं, बहाल होते रहते हैं। बिल्डर प्लेंटी फीस पे कर देता है, दोबारा ये हो जाता है। तो एज सच जो है वो कोई इसके अंदर रिस्क फैक्टर नहीं है। हाँ, एक डिपार्टमेंट का मैंने आपसे जिक्र किया, एमपीजीओ, मास्टर प्लान ग्रुप ऑफ ऑफिसर। ये एक ऐसा इदारा है, ऐसा डिपार्टमेंट है जो एसबीसी के अंडर में आता है। पहले ये केडीए के अंडर में था। इसका काम ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटियों तक कब और कैसे पहुँचाना है, इसका ये टारगेट होता है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन को तो इसकी इस डिपार्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके पास अपना इतने रिसोर्सेज हैं कि वो उसने अपने इतना बड़ा एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। तो देखो, इदारों को, कुछ छोटे छोटे बिल्डर्स को तो ज़रूरत होती है इस तरह के एनओसीज की। जिस बिल्डर का, जिस का इतना बड़ा प्रीवियस बैकग्राउंड हो, इतने वो डिलीवर कर चुका हो, और लोग लाहौर, पिंडी में बड़े सुकून से इनके प्रोजेक्ट्स में रह रहे हैं, इवन कराची में भी रह रहे हैं, कराची में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं नहीं समझता, मेरी अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि इस पर कोई हर्फ आएगा। मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ बहरिया का, मगर मेरे सामने कुछ ऐसे हिडन हकाइक हैं, हिडन ट्रूथ हैं, जिनकी बेस के ऊपर मैं आज आपको ये जो है वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आखिर में मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आगे इसको शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।